Yes, beta. So, as we have discussed yesterday, that Thomson explained that atom has a spherical structure and which is sphere of positive charge, means atom as a whole is a sphere of positive charge, and in between that few electrons are embedded in this sphere of positively charged particles, you know. ठीक है, तो this was the model given by Thomson, but this model could not explain the results of Rutherford's experiment. That is why it was discarded. So today we'll discuss what was Rutherford's experiment, scattering experiment. Actually, Ernest Rutherford in 1911 performed this experiment to understand the position of प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, मतलब एटम का डिजाइन कैसा है, उसके अंदर किस तरह से एटम्स के अंदर किस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स अरेंज्ड है, टू फाइंड आउट दैट रदरफोर्ड परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट। और उसमें उसने क्या किया था, ही टुक लेड का बॉक्स था, उसके अंदर उसने एक ऐसा मटेरियल रखा, मेनली रेडियम यू कैन से, जो अपने में से emit कर सके, रेडियो एक्टिव please mute them. And this metal or this element which is kept in this lead box, this is called as lead cavity. This is radium element, and radium is a kind of element which emits radiations. तो इसमें से जो radiations emit हुई थी, these radiations or these rays are called alpha rays. Alpha, this is a symbol alpha. Alpha rays or alpha particles जो होते हैं, alpha rays are made up of alpha particles, और इसको आप you can write like this, alpha particles. And alpha particle जो है, that is consisting of helium ion. हीलियम एटम जो है, उसमें से इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के बाद जो पार्टिकल बचता है, दैट इज हीलियम आयन हैविंग मास ऑफ 4. उसका जो मास होता है वो 4 यूनिफाइड मास होता है, एंड डबली चार्ज हीलियम एटम्स ही होते हैं विच कंसिस्ट दिस अल्फा रेज. तो दीज आर कंसिडर्ड टू बी हेवी पार्टिकल्स. जो एटम यहाँ पर उसने वो अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक किए, और यहाँ उसने रखा एक थिन फॉइल गोल्ड का. This is gold foil. गोल्ड मेटल उसने सेलेक्ट किया. दिस इज बिकॉज उसको चाहिए था एक बिल्कुल थिन मेटल की फॉइल, और एक हेवी एलिमेंट चाहिए था. हेवी मेटल मींस जिसका मास ज्यादा हो, तो गोल्ड इज क्वाइट हेवी मेटल. मोर ओवर गोल्ड इज अ काइंड ऑफ मोस्ट मेलिएबल मेटल, जिसकी हम पतली सी थिन फॉइल बना सकते हैं. तो बाकी सारे एलिमेंट्स में इतना पॉसिबल नहीं होता. गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम आर दी मेटल्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेरी थिन शीट और फॉइल. और ये जो गोल्ड है, दिस इज द मैक्सिमम और यू कैन से मोस्ट मेलिएबल मेटल. तो दैट इज व्हाई ही सेलेक्टेड दिस मेटल. अब उसने क्या कंसीडर किया था, ये जो शीट थी इसके अंदर बहुत सारे गोल्ड के एटम्स हैं, और गोल्ड के एटम्स ये 1000 एटम थिक, जो थिकनेस जो थी शीट की, दैट वाज 1000 एटम. ठीक है. अब इसके बाद उसने यहाँ पे लगा दी थी एक स्क्रीन, सेमी सर्कुलर स्क्रीन लगाई उसने, और इस स्क्रीन के ऊपर जो कोटिंग थी जिंक सल्फाइड की, दैट एक्टेड एज अ फोटोग्राफिक प्लेट. और इसके ऊपर दिस इज जिंक सल्फाइड स्क्रीन, हेमीस्फेरिकल इन शेप. और इस स्क्रीन पे जो जिंक सल्फाइड मटेरियल होता है, दैट प्रोड्यूसेस अ ग्लो व्हेन सम पार्टिकल स्ट्राइक्स ओवर इट. देन आई टोल्ड यू यस्टरडे आल्सो. तो अब यहां से क्या किया उसने, जो ये अल्फा पार्टिकल्स एमिट हुए, अल्फा पार्टिकल्स टुगेदर व्हेन यू कैन से मूव फ्रॉम दिस लेड कैविटी टुवर्ड्स दिस फॉइल, तो ये काफी स्पीड के साथ जाते हैं. हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं. ईच अल्फा पार्टिकल इज अ डबली चार्ज हीलियम एटम. ओके. एंड व्हेन दीज पार्टिकल्स यू कैन से स्ट्राइक ऑन दिस गोल्ड फॉइल, तो उसने क्या एज्यूम किया था कि थॉमसन ने जो मॉडल में बताया था कि हर एक एटम एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है. ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब अल्फा रेज भी क्या है, दे आर मेड अप ऑफ अल्फा पार्टिकल्स. ईच अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज. तो अब एक पॉजिटिवली चार्ज हैवी पार्टिकल जो इस
फॉइल पे स्ट्राइक करेगा तो फॉइल के अंदर हमने कंसीडर क्या लिए हुए बहुत सारे एटम्स हैं यहाँ पे गोल्ड के, और ईच एटम इफ दे वर ऑफ द शेप और द स्ट्रक्चर विच वाज गिवन बाय थॉमसन कि वो पूरा एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर होता, तो ये अल्फा पार्टिकल्स उस न्यूक्लियस या उस एटम पे जाके जब स्ट्राइक करते तो मतलब बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शंस उसको मिलनी चाहिए थे, बट जो उसको रिजल्ट मिले they were not according to that kind of structure. उसको क्या ऑब्जर्व हुआ, most of the particles passed through straight, और उसको सबसे ज्यादा जो ग्लो मिले थे स्क्रीन पे वो बिल्कुल स्ट्रेट पास थ्रू जो हुई रेडिएशन क्या है, few particles deflected through small angles, few particles deflected through और थोड़े से larger angles, and very few particles like अगर हम सोचें कि 1 out of 12,000 पार्टिकल्स, मतलब 12,000 अगर कंसीडर करें अल्फा पार्टिकल्स एक बार में स्ट्राइक हुए हैं, तो उसमें से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो डिफ्लेक्ट हुआ वापस 180 डिग्री के से भी ज्यादा लार्ज एंगल के ऊपर, मतलब लार्ज एंगल से डिफ्लेक्शन जो था वो बहुत कम था। जबकि अगर इस तरह का थॉमसन के अकॉर्डिंग जो मॉडल एटम का था, अगर वो एटम्स इस तरह के होते तो ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स वापस डिफ्लेक्ट होने चाहिए थे, बट observations were you can say exactly opposite to that, जो उसने सोचा था उससे बिल्कुल exact reverse उसको observations मिले। तो these were the observations जो आपकी बुक में 3 points की फॉर्म में लिखे हुए हैं। most of the alpha particles passed through straight without any deflection, few alpha particles passed through the atoms with small angles, and very few particle, almost 1 out of 12,000 atoms अल्फा पार्टिकल्स पास्ट और डिफ्लेक्टेड विद लार्ज एंगल। और ये जो था रेशियो ये ज्यादा आना चाहिए था बट ये बहुत कम आया, तो इससे उसने क्या एज्यूम किया, व्हाट ही सजेस्टेड जो था उसका यू कैन से ऑब्जर्वेशन के बाद उसने जो कंक्लूड किया दैट वाज he suggested that atom is not a sphere of positive charge as suggested by Thomson. He said that atom has a very small sized space at the center of it which consists all of the positive charge and mass of the atom. मतलब एटम के पूरे स्फेरिकल शेप के अंदर पूरा पॉजिटिव चार्ज स्फीयर के फॉर्म में वो नहीं है, रादर एंटायर एटम के सेंटर में एक छोटा सा स्पेस है जहां पे उसका पॉजिटिव चार्ज है। ये उसने कैसे फाइंड किया, जब उसने अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक किए तो देखो आप ये अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, सपोज दीज आर अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा रेज आप कह सकते हो, तो अगर ये स्पेस सारा पॉजिटिव चार्ज होता तो ये सब डिफ्लेक्ट हो जाते, क्योंकि एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर से जब एक हैवी पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर आ रहा है जो अल्फा पार्टिकल है वो डिफ्लेक्ट होगा, रिपल होगा, बट ये रिपल्शन या डिफ्लेक्शंस बहुत कम थे, रादर मोस्ट ऑफ देम पास थ्रू स्ट्रेट। ठीक है, जो थोड़े से क्लोज से आए मतलब इस न्यू सेंट्रली जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है एटम के अंदर उसके पास जब आए तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल थोड़ा सा रिपल्शन से डिफ्लेक्ट हुए। फॉर एग्जाम्पल ये आप कह दो इस डिफ्लेक्शन, इसके लिए और स्मॉल डिफ्लेक्शन आप शो कर सकते हो, और जो बिल्कुल आके उसको स्ट्राइक करेगा जो सेंटर में है पॉजिटिव चार्ज एटम का, उस पे जब कोई अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेगा तो ये यहाँ से पास थ्रू नहीं हो पाएगा और यहाँ से ये वापस डिफ्लेक्ट होगा लार्ज एंगल पे। तो इस तरह के डिफ्लेक्शंस जब उसको मिल रहे थे तो उसने सजेस्ट किया कि 99% जो पार्टिकल्स है वो सीधे पास थ्रू हो रहे हैं, कहीं पर कोई टकरा नहीं रहा, कहीं पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। तो इससे उसने क्या बताया कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज अ हॉलो स्फेरिकल स्ट्रक्चर, और जितना भी एटम है वो मैक्सिमम हॉलो स्फीयर है, खाली है अंदर से, और एटम के सेंटर में एक छोटा सा डेंस पार्ट है जिसको उसने नेम दिया था न्यूक्लियस। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस मॉडल इज हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम के न्यूक्लियस की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो रदरफोर्ड को जाता है, एंड रदरफोर्ड गॉट नोबेल प्राइज फॉर दिस। जो बेसिकली न्यूक्लियस की एग्जिस्टेंस है एटम के अंदर वो बिल्कुल सेंटर में थोड़ी सी है, और आप अगर इमेजिन करो
इफ यू आर लाइक सिटिंग इन अ क्रिकेट स्टेडियम, तो क्रिकेट स्टेडियम का जो एंटायर उसका साइज है, कितना लार्ज होता है क्रिकेट स्टेडियम, वो आप कंसिडर कर सकते हो एटम है। और क्रिकेट स्टेडियम के सेंटर में एक क्रिकेट बॉल पड़ी हुई है, तो दैट यू कैन इमेजिन कि वो न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस कितना छोटा है एज कंपेयर टू दी एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और इस न्यूक्लियस के अंदर उसने कहा कि सारा पॉजिटिव चार्ज है जो प्रोटॉन्स की फॉर्म में है। एंड एज वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे दैट प्रोटॉन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज as well as they are the particles which contribute towards the mass of the atom, कि एटम का जितना भी मास है और जितना पॉजिटिव चार्ज है वो प्रोटॉन्स की वजह से है। तो सारा मास और सारा पॉजिटिव चार्ज इस इतने से न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है एटम में। एंड ही सजेस्टेड फर्दर, जो उसका जिसको हम कहते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, उसके अकॉर्डिंग what he told, atom has a positively charged centrally located nucleus around which electrons keep on revolving. इलेक्ट्रॉन्स उसके बाहर रिवॉल्व करते हैं कुछ स्पेसिफिक, लाइक ही डजंट टेल अबाउट दैट कि कुछ ऑर्बिट्स उसने नेम दिया, बट उसने कहा कि ऐसे ही कहीं पर भी ऑर्बिट्स हो सकते हैं एटम्स के अंदर, और इन ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। एंड ही सजेस्टेड दिस मॉडल विद, मतलब उसने जो कंपैरिजन दिया था मॉडल का वो प्लैनेट से दिया था, कि प्लैनेटरी सिस्टम जो है हमारा, उसमें सन होता है सेंटर में, और सन के अराउंड जितने भी प्लैनेट्स हैं वो अपने अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। तो सिमिलर structure of atom was suggested by you can say Rutherford, that centrally located nucleus is present in an atom which is very small as compared to the size of the atom. Entire positive charge and mass of the atom is present inside this nucleus, and after this यू कैन से दिस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जो है, न्यूक्लियर के अलावा जितना भी पार्ट है एटम का, वो होलोस्फीयर है, और उस होलोस्फीयर में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड दिस सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ प्लैनेट्स। तो प्लैनेटरी मॉडल भी कहते हैं इसको। तो रदरफोर्ड एक्सप्लेन दिस इन द फॉर्म ऑफ, और उसके बाद इसमें भी कुछ लिमिटेशंस थी। लेटर ऑन बोहर एक्सप्लेन की ये जो ऑर्बिट्स हैं वो किस तरह से अरेंज होते हैं। इन ऑर्बिट्स की अरेंजमेंट रदरफोर्ड ने अभी एक्सप्लेन नहीं की थी, बट द मेजर अचीवमेंट ऑफ हिज मॉडल इज दैट ही डिस्कार्डेड, जो थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था कि पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है एटम, इसको उसने डिस्कार्ड कर दिया, और उसने बताया पॉजिटिव चार्ज पूरा फैला नहीं हुआ एटम में, रादर इट इज कॉन्सेंट्रेटेड ओनली टू अ वेरी स्मॉल पोर्शन विच इज नेम्ड एज न्यूक्लियस बाय रदरफोर्ड। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं अपने इस न्यूक्लियस के अराउंड एक ऑर्बिट के अंदर। ठीक है, और इसको उसने कंपेयर किया प्लैनेट्स के साथ, जो सोलर सिस्टम है उसके साथ। तो लेट अस रीड दिस टॉपिक थ्रू द बुक। So as we have discussed, Rutherford actually performed an experiment in which he, you can say, made to fall alpha particles on a thin gold foil. So there are certain points related to this experiment. He selected a gold foil because he wanted to take a thin foil, or gold, you know that it is quite malleable and you can say most malleable metal. So he selected gold due to this, and this gold foil was about 1000 atoms thick only. And alpha particles are doubly charged helium. You underline this in your book because it can be asked in 1 mark question, what is an alpha particle or what are alpha particles? Alpha particles are doubly charged helium ions. Means helium He symbol, उसके ऊपर 2 positive charge आप लिख सकते हो, तो these are called alpha particles. So doubly charged helium ions, and they have a mass of 4 unified mass, 4U mass होता है इनका, and these are fast moving alpha particles and have a considerable amount of energy. इतनी energy होती है इनमें कि they can strike, और strike करने के बाद वो deflect होंगे अगर किसी heavy hard किसी भी चीज से वो strike करते हैं तो। So it was expected that alpha particles would be deflected by the subatomic particles in gold atoms. और जैसा कि थॉमसन ने ये मॉडल बताया था, according to this,
कि ये पूरा जो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, अगर एटम ऐसा होता तो ये सारे उसको डिफ्लेक्ट कर देते अल्फा पार्टिकल्स को, सिंस द अल्फा पार्टिकल्स आर मच हेवियर देन प्रोटॉन्स। और इसलिए उसने सोचा ये था कि डिफ्लेक्शंस मिलेंगे उसको, बट ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शंस। बट इतने लार्ज डिफ्लेक्शंस जो मिले, जो 180 डिग्री वाले, वो उसने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। और मोस्टली उसने ये भी जो है वो मतलब एज्यूम किया हुआ था कि सारे ही डिफ्लेक्ट होंगे, कोई पास थ्रू नहीं होगा स्टेट, बिकॉज थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग एटम हॉलो नहीं था अंदर से। तो बट द अल्फा particle scattering experiment gave totally unexpected results, and the following observations were made. Now mark it as important in your book, because we generally ask observations of this experiment in 3 mark questions. So you need to mention these 3 points only. Observations underline kar lo aur usko important mark kar lo. So these were the observations of this experiment, that most of the fast moving alpha particles passed straight through the gold foil. कि ज्यादा जो थे particles वो straight हो गए, जैसे हमने अभी डिस्कस किया बोर्ड पे. Some of the alpha particles were deflected by the foil by small angles. कुछ जो particles थे वो small angle से deflect हुए. deflect होना मतलब straight नहीं जाके bent हो गए अपने path से. And surprisingly 1 out of every 12,000 particles appeared to rebound. रीबाउंड मतलब वापस आ गए उसी डायरेक्शन में. तो ये बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट था, और ये इसलिए आया क्योंकि इतना ज्यादा मास जो सेंटर में लोकेटेड था, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज स्कैटर्ड होता पूरे स्फीयर के अंदर तो इतने लार्ज डिफ्लेक्शंस पॉसिबल नहीं थे. तो दिस थर्ड ऑब्जर्वेशन वाज द वेरी, यू कैन से, सरप्राइजिंग फॉर रदरफोर्ड, दैट 1 out of every 12,000 particles appeared to be rebound, जो बिल्कुल ही वापस आ गया. So in the words of Rutherford, this result was almost as incredible as if you fire a 15-inch shell at a piece of tissue paper and it comes back and hits you. मतलब एक आप सोचो कि एक टिश्यू पेपर के ऊपर आप एक 15 इंच का कोई हेवी पार्टिकल उस पर स्ट्राइक कर रहे हो और वो आपके पास वापस आ रहा है, क्योंकि उसने बहुत थिन फॉइल गोल्ड की ली थी और उसने एज्यूम यही किया था कि ये टकराएगा, बट स्मॉल डिफ्लेक्शंस होंगे, बट बहुत ज्यादा लार्ज डिफ्लेक्शंस नहीं होंगे. तो दिस लार्ज डिफ्लेक्शन लेड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है, तो लेट अस डिस्कस अबाउट द कंक्लूजन ऑफ दिस मॉडल. हियर दीज आर, अंडरलाइन दिस आल्सो. Following Rutherford concluded from the alpha particle scattering experiment, mark it as right here, conclusion of experiment. जो conclusions थे, again there are 3 points, and this can also be asked in a 3 mark question. What were the conclusions of Rutherford scattering experiment? तो conclusion क्या था? Most of the space inside the atom is empty. मतलब ज्यादा से ज्यादा जो space है atom के अंदर वो खाली है, hollow है, because most of the alpha particles pass through the gold foil without getting deflected. साथ में रीजन भी दिया हुआ कि ये कंक्लूजन उसने क्यों दिया, कि बिकॉज मैक्सिमम जो थे पार्टिकल्स वो सीधे पास हो गए बिना किसी डिफ्लेक्शन के. तो इसका मतलब एटम ज्यादा से ज्यादा अंदर से एम्प्टी है. वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, indicating that the positive charge of the atom occupies very small space. Means जो उसने assume किया था कि डिफ्लेक्शन ज्यादा मिलेंगी, मतलब ज्यादा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होंगे अगर पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है तो, पर बहुत थोड़े से पार्टिकल्स थे जो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हुए, और वो थे जो इस न्यूक्लियस के जिस तरह से आप ये देखो, हियर यू कैन सी न्यूक्लियस को डायरेक्ट जो स्ट्राइक कर रहे हैं वो तो बिल्कुल डिफ्लेक्ट हो रहे, बट जो उसके थोड़ा सा पास से जा रहे हैं इन दिस वे, वो थोड़े थोड़े एंगल से, यहां से देखो, दिस इज द न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, ये अल्फा पार्टिकल का पाथ था जो पहले आ रहा था. अब बिकॉज अल्फा पार्टिकल्स आर आल्सो पॉजिटिवली चार्ज, न्यूक्लियस इज आल्सो पॉजिटिवली चार्ज, तो ये स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्शन हुए. तो इस तरह से स्मॉल एंगल में डिफ्लेक्शन हुए उन पार्टिकल्स के जो उसके पास से होकर के निकले. ठीक है, एंड अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 degree, indicating that all the positive charge and mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within the atom. और अगर ये सपोज करो न्यूक्लियस लार्ज होता तो बहुत सारे पार्टिकल्स इस तरह से रीबाउंड होते,
तो इस तरह से जो रीबाउंड हुए थे वो बहुत कम थे, बिकॉज ये न्यूक्लियस या जहां पर पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है एटम के अंदर, वो बहुत छोटा सा स्पेस था, और क्योंकि सारे प्रोटॉन्स उसके अंदर थे, तो इस न्यूक्लियस पे जाके जब स्ट्राइक करता है अल्फा पार्टिकल, तो बिकॉज ऑफ हैवी न्यूक्लियस ये बिल्कुल रीबाउंड हो जाता है, क्योंकि एक हैवी चीज से जब कोई चीज टकराएगी तो ही वो वापस रीबाउंड होगी. तो ऑल दीज ऑब्जर्वेशंस लेड टू this conclusion of this experiment, and which ultimately led to the planetary model of the atom, in which he concluded that atom consisting of a hollow sphere in which the centrally located nucleus is present. Okay, अब इसके बाद बेटा ये जो और 3 points हैं, these are named as the postulates of Rutherford's model, or you can say this is the Rutherford's nuclear model of atom. So from the data, he also calculated that radius of the nucleus is about 10 raised to the power 5 times less than the radius of the atom. Underline this also. मैंने आपको एक इमेजिन करवाया कि क्रिकेट स्टेडियम को आप कंपेयर करो एटम से, और उसके सेंटर में पड़ी हुई बॉल जो है, बिल्कुल सेंटर में एक क्रिकेट बॉल रख दो, तो वो है उसका न्यूक्लियस. इतना ज्यादा लार्ज मतलब स्मॉल साइज है न्यूक्लियस का एज कंपेयर टू एटम. अदरवाइज तो एटम्स आर वेरी स्मॉल, यू कैन यू नो दिस थिंग दैट दे कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आईज. तो इतने छोटे एटम्स के अंदर भी न्यूक्लियस का साइज उससे 10 रेज टू द पावर 5 टाइम्स लेसर है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंक्लूजन्स जो उसने पोस्टुलेट्स दिए थे अपने न्यूक्लियर मॉडल के, अगेन मार्केट एज इंपॉर्टेंट. तो इस पूरे बेटा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में आपको 3 चीजें इंपॉर्टेंट लर्न करनी है. व्हाट वर द ऑब्जर्वेशंस जो इस साइड पे है यहाँ पे, what were the conclusions which are given here, and what was the model of atom given by Rutherford, or what were the postulates of Rutherford's model of atom. So there are these 3 points. So first point was there is a positively charged center in an atom called the nucleus. Nearly all the mass of an atom resides in the nucleus. जितना भी mass है atom का वो सिर्फ nucleus के अंदर है. Means all the protons are present in the nucleus. अभी न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इसलिए अभी न्यूट्रॉन्स की कोई कंसिडरेशन यहाँ पे नहीं है. But as he suggested that the entire mass resides in the nucleus, तो later on when Chadwick discovered neutrons, तो अपने आप ही ये कंक्लूड हो गया कि क्योंकि न्यूट्रॉन भी मास को कंट्रीब्यूट करते हैं, दे आर आल्सो एज मच हेवियर एज द प्रोटॉन्स. सो ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर रिसाइडिंग इन द न्यूक्लियस. The electrons revolve around the nucleus in circular orbits. और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, घूमते रहते हैं हर टाइम न्यूक्लियस के अराउंड. एंड द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल as compared to the size of the atom. So these were the you can say postulates of Rutherford's model of atom, which is also known as planetary model, क्योंकि उसने एक तरह से सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स और सन के साथ कंपेयर किया था इसको. एंड सेकेंडली इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, बिकॉज he was the first one who discovered the nucleus inside the atom. The next is the drawback of Rutherford's model that we'll discuss tomorrow. Abhi aap, if you have any doubt related to this